हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लक्ष्मीकांत पॉलिटी की कंप्लीट बुक। तो इस ये पूरी हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम एक एक करके सभी चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर रहने वाले हैं ये मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक वीडियो में एक ही चैप्टर हो जाएगा। मैं छोटी छोटी वीडियो एक एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है। तो ये मैंने पहला चैप्टर उठा लिया है लक्ष्मीकांत पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द ब्रिटिश कम टू इंडिया इन 1600 एज ए ट्रेडर इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी which had the exclusive right of trading in India under a charter granted by Queen Elizabeth I। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हो, थोड़ी सी भी पढ़ी हो, तो आपको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। नहीं पता तो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी स्पेक्ट्रम की एक सीरीज स्टार्ट कर चुका हूँ, आप उसे जाकर देखिएगा। बाकी अगर आपने नहीं भी अगर मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कुछ पढ़ा तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँगा। तो देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये ब्रिटेन की जो महारानी थी, क्वीन थी एलिजाबेथ फर्स्ट, उसने इनको परमिशन दी ईस्ट इंडिया कंपनी को। मतलब चार्टर ग्रांट का मतलब यही है कि उसको परमिशन दी गई कि आप जाकर के इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। और किस सेंचुरी में है ये? 1600 सेंचुरी में ये ब्रिटिश यानी कि उनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आई। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, इन 1765 द कंपनी विच टिल नाउ हैड प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन ऑब्टेन द दीवानी राइट्स ऑफ रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। देखिए, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, अगर आपको पता हो। नहीं पता तो फिर वही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हम ये चीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 में एक ट्रीटी हुई थी। उस ट्रीटी के अंदर क्या हुआ था कि क्योंकि उसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई थी उस वॉर के अंदर ही। ठीक है। तो उसके अंदर फिर इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का टाइटल मिल गया था। अब दीवानी का मतलब ये होता है कि जो उस दो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जितना भी एरिया आता था, उसके जो रेवेन्यू और सिविल जस्टिस के अंदर मतलब वहाँ का, उस जगह का रेवेन्यू और उसका सिविल जस्टिस की जिम्मेदारी किसके हाथ में चली गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चली गई। ठीक। उसके बाद देखिए, दिस स्टार्टेड इस करियर एज ए टेरिटोरियल पावर। देखिए, इससे पहले 1765 से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये एक कमर्शियल कंपनी थी। सिर्फ इसका काम ट्रेड करना था। ठीक है। व्यापार करने आए थे बस सिर्फ यहाँ 1765 से पहले। लेकिन बाद में जब इन बैटल ऑफ बक्सर के बाद इन्होंने यहाँ पर टेरिटरी पर भी एक तरीके से कब्जा कर लिया था। ठीक है। तो दीवानी का जब उनको टैग मिला तो उनको भाई रेवेन्यू का सिविल जस्टिस दोनों उनके हाथ में आ गए। तो उसका मतलब क्या था? ट्रेड के अलावा अब उनके हाथ में टेरिटोरियल पावर भी आ गई थी। अब चलिए आगे चलते हैं। इन 1815 इन द वेक ऑफ सिपोई म्यूटनी द ब्रिटिश क्राउन एज्यूम डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। अब देखिए, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल रहा था, ये रूल रहा 1858 तक। क्योंकि 1857 में सिपोई म्यूटनी हो गई थी। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे जब आएगा स्पेक्ट्रम में। स्पेक्ट्रम बोल रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जब आएगा तो हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो अब हुआ क्या कि 1858 में सिपोई म्यूटनी, 1857 में सिपोई म्यूटनी हुई। फिर उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करके डायरेक्ट रूल अपना इंडिया के ऊपर कर लिया। कब? 1858 के अंदर। ठीक हो रही बात। अब आगे चलते हैं। द रूल कंटिन्यू अंटिल इंडिया वाज ग्रांटेड independence on August 15, 1947. With independence come to need a constitution as suggested by M. N. Roy, a pioneer of communist movement in India. In 1934, Constitutional Assembly was formed for this purpose. In 1946 and on January 26, 1950, the Constitution come into being. अब इस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्या है इसके अंदर। देखिए, हमारे देश को आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है। अब जब आज़ादी मिलने वाली थी तो भाई कुछ ना कुछ तो हमारे देश का कोई सिस्टम चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत तो थी ना। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक एम एन रॉय थे एक, इन्होंने 1934 में सजेशन दिया कि भाई हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी चाहिए। ठीक है। यानी जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। ठीक है। 1934 में इन्होंने सजेशन दिया था। अब इसीलिए इसीलिए 1946 में आप 90 जनवरी सॉरी
इस 1946 में क्या हुआ कि एक असेंबली बना भी गई। देखिए सजेशन दिया था एमनरो ने 1934 में, लेकिन 1946 में इसके लिए एक असेंबली बना ली गई। और 26 और जब वो असेंबली बनी थी, असेंबली बनने के बाद उन्होंने फिर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। तो वो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन आया है वो 26 जनवरी 1950 को आया। मतलब वो जो लागू हुआ था ना हमारे देश में, वही बनाना शुरू हो गया था 1946 में। फिर ये लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन। अब आगे चलते हैं। However, various features of Indian constitution and polity have their roots in the British rule. अब देखिए जब आप, अब मैं अभी की पूरी लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक आपको करा रहा हूँ, तो इसके अंदर क्या होने वाला है कि जो बहुत हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है उसमें बहुत सारी चीज़ें ना, रेगुलेटिंग एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जितने भी मतलब ब्रिटिश ने अपने दौर में जितने एक्ट निकाले थे, जितने वो कानून लेकर आए थे, तो उनसे ही सीख लेकर के, मतलब उनका ही बहुत सारा हिस्सा जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। उनके सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि और दूसरे पूरी दुनिया से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, पूरी दुनिया से कंटेंट उठा करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ठीक है, तो उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन के दौर की भी थी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। There are certain events in the British rule that laid down the legal framework for the organization and functioning of government and administration in दोबारा से पढ़- There are certain events in British rule that laid down the legal framework for the organization and functioning of government and administration in British India. These events have greatly influenced our constitution and polity. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या चीज़ है कि जो हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, हमारे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ब्रिटिश रूल के दौरान की लिखी गई है। यानी कि जिस दौरान ब्रिटिश रूल जब हमारे देश पे था, तो उन्होंने देश को चलाने के लिए क्या फ्रेमवर्क बनाया, क्या क्या एक्ट लेकर आए, तो वो सारा का सारा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्टेड करता है। मतलब उसने बहुत सारी चीज़ें हमने उन्हीं से सीखी है, जो भी इससे पहली लाइन में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये अभी इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। मैंने आपको बताया कि मैं बहुत छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक वीडियो में एक ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत धीरे धीरे करके आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो तब तक अगर देखिए अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का जो चैप्टर है उसे स्टार्ट करेंगे, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, जो मैं डेली डालूंगा मैं वीडियो। ठीक है, और तब तक के लिए थैंक यू।